नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 का टॉपिक भूचुंबकत्व के अवयव। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया कक्षा 12 के लिए उसमें हमने देखा था भूचुंबकत्व क्या होता है, भूचुंबकत्व का अर्थ क्या है। देखिए भूचुंबकत्व, भू का मतलब भूमि, पृथ्वी, और चुंबकत्व, पृथ्वी का जो चुंबकत्व है, चुंबकीय क्षेत्र है, उसको हम भूचुंबकत्व कहते हैं। अब हम भूचुंबकत्व के अवयव यहां पर देखने वाले हैं। अवयव का अर्थ यहां पर क्या है, देखिए भूचुंबकत्व के अवयव किसे कहते हैं, क्या होते हैं, भूचुंबकत्व के अवयव होते क्या हैं, कौन कौन से होते हैं, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों सर्वप्रथम हम बात करेंगे भूचुंबकत्व के अवयव कहते किसे हैं। देखिए दोस्तों, वे घटक या वे अवयव जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी दें, भूचुंबकत्व के अवयव कहलाते हैं। कि वे घटक या हम कह सकते हैं अवयव जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी दें, भूचुंबकत्व के अवयव कहलाते हैं। भूचुंबकत्व के अवयव कहलाते हैं। भूचुंबकत्व के अवयव कहलाते हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे कारक होंगे, कुछ ऐसे घटक होंगे, कुछ ऐसे अवयव है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं, जिनसे हमारे को पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। तो किसी बिंदु पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले घटक भूचुंबकत्व के अवयव कहलाते हैं। दोस्तों देखिए भूचुंबकत्व के अवयव 3 होते हैं, और 3 अवयव कौन कौन से हैं दोस्तों। जो पहला भूचुंबकत्व का अवयव है उसको हम कहते हैं दिक्पात कोण। दिक्पात कोण को फाई से डिनोट करते हैं दोस्तों। सेकंड इसका जो पार्ट है वो है नति कोण। नति कोण को नमन कोण भी कहा जाता है। नमन कोण को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तीसरा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ये जो तीनों घटक हैं, तीनों जो अवयव हैं, वो हमारे को किसी बिंदु पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्रथम घटक दिक्पात कोण की। दिक्पात कोण क्या होता है, दिक्पात कोण कहते किसे हैं। देखिए कैसे इसको परिभाषित करेंगे, कैसे हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम बात करेंगे दिक्पात कोण की। दिक्पात कोण को लिखा जाता है फाई से। कहते किसे हैं। दिक्पात कोण को समझने से पहले हमारे को 2 चीजें समझनी पड़ेगी। पहली तो है भौगोलिक याम्योत्तर, और दूसरी है चुंबकीय याम्योत्तर। भौगोलिक याम्योत्तर किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल भौगोलिक याम्योत्तर कहलाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। देखिए दोस्तों, पृथ्वी के अंदर जो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव होते हैं, जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, और उन दोनों ध्रुवों से होकर गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर तल होता है, जो ऊर्ध्वाधर तल है, उसको हम भौगोलिक याम्योत्तर कहेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए। पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरने वाला काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल भौगोलिक याम्योत्तर कहलाता है। दिक्पात को कोण को परिभाषित करने के लिए हमें भौगोलिक याम्योत्तर को परिभाषित करना पड़ेगा।
तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव व भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरने वाला काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल, काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल भौगोलिक याम्योत्तर कहलाता है। भौगोलिक याम्योत्तर कहलाता है। देखिए, उसके बाद में हम परिभाषित करेंगे चुंबकीय याम्योत्तर। पृथ्वी का जो चुंबकीय याम्योत्तर है क्या है दोस्तों? पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरने वाला जो काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल है उसको हम चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है, एक बार फिर से सुन लीजिए। चुंबकीय याम्योत्तर का अर्थ है कि कोई भी चुंबक है उसके उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव से होकर, जैसे ये कोई चुंबक है, इसका उत्तरी ध्रुव इधर, दक्षिणी ध्रुव इधर, और दोनों ध्रुवों से होकर गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर तल होता है उसको हम चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं दोस्तों। तो जो चुंबकीय याम्योत्तर होता है दोस्तों, एक्चुअल में वो किसी भी चुंबक के ध्रुवों से होकर गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल होता है। तो यहां पर हम चुंबकीय याम्योत्तर जो बात कर रहे हैं वो पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर की बात कर रहे हैं। पृथ्वी का जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरने वाला जो तल है, ऊर्ध्वाधर तल है, उसको हम चुंबकीय याम्योत्तर कहेंगे। हमने ये देख लिया है, पढ़ लिया है कि भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव से भिन्न होते हैं। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की दिशा में चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव होता है और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की दिशा में चुंबकीय उत्तरी ध्रुव होता है, और वो भी जो घूर्णन अक्ष है उससे थोड़ी सी एंगल पर झुके हुए होते हैं दोस्तों। 11.3 डिग्री का एंगल बना होता है उनके बीच में। तो अब यहां पर हम पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर की बात करें तो पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरने वाला तल चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। तो देखेंगे इसको, इसकी डेफिनेशन। पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरने वाला काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल, काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। पृथ्वी का चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है दोस्तों, चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। विद्यार्थियों, आप लोगों को जब भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर की जब डेफिनेशन समझ में आ जाएगी तब जाकर आप लोगों को बेटर तरीके से दिक्पात कोण की परिभाषा समझ में आएगी। अब देखिए, दिक्पात कोण की जो डेफिनेशन है वो क्या है, समझ लीजिए। दिक्पात कोण भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य का कोण होता है दोस्तों। तो पृथ्वी के भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य का कोण दिक्पात कोण कहलाता है। देखिए, पृथ्वी के भौगोलिक याम्योत्तर, पृथ्वी के भौगोलिक याम्योत्तर एवं चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य का कोण, चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य का कोण दिक्पात कोण कहलाता है। भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य का कोण दिक्पात कोण कहलाता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं।
देखिए दोस्तों, पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर दिक्पात कोण का मान भी अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न मान होगा। यदि हम इसको एक डायग्राम से समझने का प्रयास करें तो देखिए किस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। जैसे ये हमारे पास में है, देखिए दोस्तों मैंने समझाने का प्रयास किया है। ये जैसे हमारे पास में है भौगोलिक याम्योत्तर, पृथ्वी का भौगोलिक याम्योत्तर, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरने वाला काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल। और ये जो दूसरा तल हमने दिखाया है दोस्तों, ये है पृथ्वी का चुंबकीय याम्योत्तर, अर्थात पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरने वाला काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। और इन दोनों तलों के मध्य का जो कोण है उसको हम फाई से कह रहे हैं दोस्तों। ये दोनों तल इस तरीके से व्यवस्थित हैं और दोनों तलों के बीच का जो कोण है उसको हम फाई से कह रहे हैं, दिक्पात कोण कहलाता है। अलग अलग स्थानों पर इसकी वैल्यू अलग अलग होती है दोस्तों। अब दिक्पात कोण की आवश्यकता कहां है? देखिए इसका दिक्पात कोण का उपयोग जो मानचित्र बनाने में इसका उपयोग होता है। तो दिक्पात कोण का जो यूज है, उपयोग है, वो देखिए दोस्तों, मानचित्र बनाते समय दिक्पात कोण का मान देखा जाता है कि दिक्पात कोण के मान ज्ञात करके हम मानचित्रों का निर्माण करते हैं। तो दिक्पात कोण की सहायता से ही मानचित्रों का निर्माण होता है। तो मानचित्र निर्माण में इसका उपयोग होता है दोस्तों। और वैसे ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला एक घटक है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अवयव है ये। इसको हम भूचुंबकत्व का घटक या हम भूचुंबकत्व का अवयव कहते हैं। अब हम सेकंड पार्ट इसका देखेंगे दोस्तों, नति कोण या नमन कोण। दोस्तों अब हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक या अवयव का जो सेकंड पार्ट है वो देखने वाले हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास में है नति कोण। नति कोण को नमन कोण भी कहा जाता है। नति कोण या जो नमन कोण है इसको थीटा से प्रदर्शित करते हैं, इसको थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। होता क्या है ये समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, यदि हम किसी छड़ चुंबक को उसके गुरुत्वीय केंद्र से धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो हम जानते हैं कि वो सदैव उत्तर से दक्षिण दिशा में आकर व्यवस्थित होती है। और उसके दोनों ध्रुवों से होकर गुजरने वाला जो तल होता है उस तल को हम चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। यदि किसी छड़ चुंबक को लटकाएं तो वो उसके लिए चुंबकीय याम्योत्तर होता है दोस्तों। लेकिन यदि इसी छड़ चुंबक को हम यदि गौर करके देखें तो ये हम देखेंगे कि पाएंगे कि ये जो क्षैतिज दिशा है, जो पृथ्वी का पृष्ठ है, क्षैतिज तल है, उस पृष्ठ से ये कुछ कोण पर झुकी हुई हो सकती है। यदि धागे को इस प्रकार से लटकाएं तो उत्तर दक्षिण दिशा में तो व्यवस्थित है, लेकिन ये इस तरीके से झुकी हुई हो सकती है। तो ये जो चुंबक है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिणामी मान की दिशा में होती है। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उस दिशा में ये चुंबक व्यवस्थित हो जाएगी दोस्तों। तो ये यहां से इसको हमने लटकाया, क्षैतिज दिशा के साथ में ये जो जितनी ये चुंबक झुकी हुई है उस कोण को ही हम नति कोण या नमन कोण कहते हैं दोस्तों। हमें दूसरे तरीके से ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्षैतिज दिशा के साथ में जितना कोण बनाता है उस कोण को ही हम नमन कोण या नति कोण कहते हैं दोस्तों। तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्षैतिज तल के साथ बनाया गया जो कोण है उसको नमन कोण या नति कोण कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्षैतिज तल के साथ बनाया गया कोण नमन कोण या नति कोण कहलाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसमें से गुजरने वाला जो तल है उसको हम चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। ये मैंने एक तल बनाया है, ये जो तल है वो चुंबकीय याम्योत्तर को प्रदर्शित कर रहा है। ये चुंबकीय याम्योत्तर है, चुंबकीय याम्योत्तर। इसका मतलब है कि ये जो तल है
वो उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरने वाला तल है, जिसको हम चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। अब ये वाली जो डायरेक्शन है वो है क्षैतिज डायरेक्शन, क्षैतिज तल। और पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, एक्चुअल में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमेशा क्षैतिज रहे, कोई जरूरी नहीं है। हम ये कंसीडर कर लें कि क्षैतिज से वो किसी कोण पर झुका हुआ है और उसी कोण को हम नमन कोण या नति कोण कहते हैं। दोस्तों, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को हम B से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो चुंबकीय याम्योत्तर में यदि किसी चुंबक के कोण को, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को देखें तो वो क्षैतिज से कुछ कोण बनाता है, उसी कोण को ही हम नमन कोण या नति कोण कहते हैं। इसकी परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए। नमन कोण या नति कोण की डेफिनेशन क्या है? देखिए दोस्तों, नति कोण, इसको थीटा से प्रदर्शित करते हैं। होता क्या है वो सुन लीजिए कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण, क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण नति कोण कहलाता है। नति कोण कहलाता है। दोस्तों, एक बार फिर से समझ लेंगे कि यदि हम किसी छड़ चुंबक को उसके गुरुत्व केंद्र से धागे से बांधकर लटकाएं तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित होती है, बट वो क्षैतिज के साथ में कुछ कोण पर झुकी हुई हो सकती है। जितनी झुकी हुई होगी वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में झुक जाती है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में तो वो इधर इस तरीके से हो जाएगी, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है तो छड़ चुंबक ऐसे हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, तो जो छड़ चुंबक है या जो छड़ चुंबक है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी। तो क्षैतिज के साथ में जितना भी कोण बनता है कि ये क्षैतिज है तो ये जो कोण बन रहा है या ये जो कोण बन रहा है, इस कोण को ही हम नति कोण या नमन कोण कहते हैं। दोस्तों, अब ये जो नमन कोण या जो नति कोण होता है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होगा। दोस्तों देखो, मैं आपको बताता हूं कि जो विषुवत रेखा होती है, पृथ्वी की जो विषुवत रेखा है, विषुवत तल है, उस पर नमन कोण या नति कोण का मान 0 डिग्री होता है, जबकि ध्रुवों पर इसका मान 90 डिग्री होगा। तो नति कोण ध्रुवों पर तो देखिए दोस्तों ये होता है 90 डिग्री, ध्रुवों पर इसकी जो वैल्यू होगी वो होती है 90 डिग्री। और विषुवत रेखा या जो विषुवत तल होता है उस पर इसका मान होता है 0 डिग्री। इसका मतलब यह है कि यदि हम किसी छड़ चुंबक को हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाएं तो उसका कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री तक हो जाएगा। और नति कोण का मान 0 से 90 के मध्य ही होता है, 0 से लेकर 90 तक हो सकता है। दोस्तों, तो ये था नति कोण या नमन कोण। इसके बाद में जो भूचुंबकत्व है उसके तीसरे अवयव की यहां पर हम चर्चा करेंगे। तीसरा जो अवयव है दोस्तों वो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक, एक बार हम फिर से नति कोण के जो टॉपिक है उसमें बनाए हुए डायग्राम की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास में चुंबकीय याम्योत्तर, और चुंबकीय याम्योत्तर में ये जो तल है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों से होकर गुजरता है। और ये जो हमने रेखा दिखाई है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को मैंने यहां पर 20 से लिखा है। अब ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला जो तल है यहां से ये कोण 90 डिग्री है। इसका इस डायरेक्शन में जो घटक होगा उस घटक को हम, यहां से ये b है तो ये वाला जो घटक होता है वो क्षैतिज घटक होता है, उसको BH से लिखते हैं और उसकी वैल्यू हो जाएगी b cos थीटा, b cos थीटा हो जाएगी। दोस्तों
अब यदि हम इस डायरेक्शन की बात करें तो इस डायरेक्शन में इसका जो घटक होगा उसको हम BV से पुट करें। V इसके सबस्क्रिप्ट में छोटा सा इसके साथ में लटका हुआ है, ये गुणा में नहीं है दोस्तों। ये V का मतलब है वर्टिकल कंपोनेंट और ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यहां से BV इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में B साइन थीटा। तो ये हमारे पास में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक हैं, एक तो BH, दूसरा है BV, दोनों लंबवत घटक हैं। BH की वैल्यू B cos थीटा और BV की वैल्यू है B sin थीटा। ये जो BH है यही है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, और यही जो घटक है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है वो भूचुंबकत्व का अवयवी भी है दोस्तों। तो यहां से हम देखेंगे कि पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका क्षैतिज घटक की वैल्यू हमारे पास में आ गई है। यदि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र B है, यदि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र B है तो पृथ्वी का क्षैतिज घटक, पृथ्वी का जो क्षैतिज घटक है दोस्तों क्या आ जाएगा हमारे पास में। पृथ्वी के क्षैतिज घटक को हम BH से पुट करेंगे और वो हमने डायग्राम में आप लोगों को समझा दिया है। और जब भी आपको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक करना हो, बोर्ड एग्जाम में इसको करना हो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना हो, तब आपको ये वाला डायग्राम यहां पर भी बनाना पड़ेगा। BH इक्वल टू आ जाएगा B cos थीटा, इसको आप दीजिए इक्वेशन नंबर 1। फिर हम बात करेंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक है जिसको हम BV से पुट कर रहे हैं जो कि B sin थीटा के इक्वल होगा। इसको हम दे देंगे समीकरण 2। अब देखिए दोस्तों कुछ रिजल्ट्स यहां पर हम फाइंड आउट करते हैं। एक रिजल्ट तो यहां से पृथ्वी का जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है B, उसका मान है BH और BV की फॉर्म में किस तरीके से पुट किया जा सकता है वो देखेंगे आप। देखिए दोस्तों, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर 1 का वर्ग कर दिया, 2 का वर्ग कर दिया और दोनों का जोड़ कर दिया। तो यहां से आपके पास में क्या निकल कर आ रहा है, BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके हमने जोड़ दिया है दोस्तों। यहां से आप देखेंगे BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर इक्वल टू, दोनों में से B स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहां से हमारे पास में रह गया है साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर हमारे पास में रह गया है कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दोस्तों 1 हो जाता है, तो यहां पर सिर्फ रह जाएगा B स्क्वायर बराबर हमारे पास में आ गया BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर, और यहां से हमारे पास में निकल कर आ गया है B इक्वल टू BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी मान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटकों का वर्गों के योग करने के पश्चात उनके अंडूर से प्राप्त होता है दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, हम समीकरण 1 और 2 की सहायता से ही हम एक रिजल्ट और देखेंगे यहां पर कि समीकरण 2 भाग 1 से 2 के अंदर यदि हम 1 का भाग लगा दें अब की बार, तो देखिए हमारे पास में क्या मिलेगा। तो BV अपॉन में BH बराबर हमारे पास में आ गया B साइन थीटा अपॉन B कॉस थीटा। B से B कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो यहां से BV अपॉन BH इक्वल टू आ गया टेन थीटा, BV इक्वल टू आ गया BH टेन थीटा। ये हमारे पास में रिलेशन आ गया BV तथा BH के बीच में, यदि हमारे पास में थीटा की वैल्यू पता हो, नति कोण का पता हो तो। देखिए दोस्तों, ये था पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। यदि हमारे को किसी बिंदु पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का
तीनों घटक पता हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में उस बिंदु पर संपूर्ण जानकारी दी जा सकती है। फाई का मान पता हो, थीटा का मान पता हो और बीएच का मान पता हो तो अन्य सभी वैल्यू निकाली जा सकती है। बीएच का पता हो, थीटा का पता हो तो ऊर्ध्वाधर घटक निकाल सकते हैं, और यदि ऊर्ध्वाधर घटक तथा क्षैतिज घटक दोनों यदि हमारे पास में है तो पृथ्वी का टोटल चुंबकीय क्षेत्र भी निकाला जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा भूचुंबकत्व के अवयव, भूचुंबकत्व के घटक, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बेटर तरीके से अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।